शर्मा जी के घर से ऐसी खुशबुएं आ रही थी कि कोई चार चुराहे पार से भी खिंचा चला आए। सजावट ऐसी थी कि जैसे कोई परी लोक हो। और आप थोड़ा अंदर जाएंगे तो पाएंगे कि आंगन औरतों से भरा हुआ है। और ये चाचियों, भाभीयों, फूफियों की टोली मिलकर शर्मा जी की एक लौती बेटी को हिना से सजा रही है। इस भीड़ में से अपने हिस्से की मेहंदी निकाल कर आर्या बाहर निकलती है और सबसे बचते बचाते एक कोने में जाकर बैठ जाती है। आपको एक बात बताएं, ये शादी का दिन ना बड़ा अजीब होता है। जिनकी शादी हो रही होती है उन्हें तो खुद का भी होश नहीं होता, और जो इसमें शरीक होने आते हैं उनके लिए ये दिन किसी रिवाइंड टेप के जैसा होता है। सब रस्मों रिवाजों में अपने अपने अतीत को खोजने लगते हैं। वहां कोने में बैठे आर्या भी यादों के चरखे को काट रही है। वो हौले हौले खुद को समझदारों की इस दुनिया से नादानों की दुनिया में ले जाती है। वहां जहां वो, पुनीत और उनकी पहली पहली मुलाकातें हैं, जहां इजहार की बातें हुई नहीं, जहां इकरार के धागे कटे नहीं, वहां इश्क जहां पर तारी है, प्रेम की पूनी है आधी पौनी, है जहां जोरों पर दिलदारी और बाकी है वहां अब भी महबूबे दीदारी। आर्या और पुनीत कॉलेज में साथ पढ़ते थे। आर्या के साथ पढ़ते पढ़ते कब पुनीत आर्या के प्यार में पड़ गया उसे पता भी न चला। फिर तो क्या था, आर्या जैसे सूर्य और पुनीत सौरमंडल हो गए। दिन भर बस उसी के चक्कर काटता रहता। आपको बता दें कि पुनीत बड़े शांत और संजीदा किस्म का इंसान था, और आर्या, रब्बा उसका बस चले तो वो पूरे कॉलेज के हिस्से का बोल ले। अब ऐसी बकबक करती गुरैया के आगे पुनीत इजहार मोहब्बत करता तो कैसे। अरे एक रोज ना कुछ हुआ। आर्या को सुबह से बड़ी उदास थी, न जाने किस बात पे। न उसका घर रहने को मन कर रहा था और ना ही कॉलेज जाने की कोई खास इच्छा थी उसकी। फिर भी वो आई और किसी से एक शब्द ना बोली। उसके रहते इतनी शांति की आदत नहीं थी उसके दोस्तों को, तो बेचारे उससे उदासी की वजह पूछ पूछ कर परेशान हो गए। फिर कहीं से पुनीत आया, आर्या को देखा, मुस्कुराया और जैसे कोई मंत्र पड़ा हो आर्या की सारी उदासी भाग गई। आज भी ना वो मुस्कुराहट आर्या के जीवन में बिसरे गीतों के नगमे छेड़ जाती है।
कहानी सुनकर आपके ख्यालों में पुलाव पक गए होंगे, पर जनाब प्यार में ना सबसे आसान काम होता है प्यार करना, दीदारे महबूब की याद में दिन को रात करना। पर इन सब रस्में उल्फतों के बाद शुरू होती है आदमी की असली जंग। आर्या और पुनीत ने कॉलेज में प्यार कर तो लिया, पर इस प्यार की खबर जब उनके घर वालों को पता चली तो दोनों खानदानों की माओं की आंखों में जैसे आंसुओं की सुनामी आ गई। पिता अंगारों की तरह भड़क उठे और रिश्तेदार इस आग में जात पात लोक लाज का हवाला देके घी की तरह कूद पड़े। अब इन सब का नतीजा ये हुआ कि आर्या और पुनीत को एक दूसरे से अलग कर दिया, और प्यार की उन हसीन शामों के बाद विरह की ये रातें दोनों से काटे नहीं करती। चाहे लाख रोके लाख टोके, पर जिनके नसीब में मिलना लिखा होता है वो मिल ही जाते हैं। आर्या और पुनीत भी मिले, शादी भी हुई और शादी को 4 साल बीत गए। पर अब इन 4 दिनों की चांदनी के बाद आलम ये था कि पुनीत अपनी फैक्ट्री के काम में इतना मसरूफ हो गया था कि उसकी आंखें आर्या की तरफ प्यार से देखना ही भूल गई थी। और आर्या, उसका तो काबा भी पुनीत था और काशी भी वही। वो चाह कर भी अपनी चाह को भुला नहीं पा रही थी। आर्या का शादी में ज्यादा देर मन नहीं लगा। वो जल्दी वहां से आ गई और अब अपने घर के बाहर खड़े खड़े अपनी जिंदगी का हिसाब लगा रही थी। तभी उसकी कानों में एक आवाज पड़ी। उसने देखा कि गली के छोर से उसकी ओर एक बंजारी गाते हुए चली आ रही है। होशियार रहना, होशियार रहना, रे नगर में चोर आएगा। होशियार रहना, रे नगर में चोर आएगा। जागृत रहना, रे नगर में चोर आएगा। चोर आएगा रे भैया, काल आएगा। होशियार रहना, रे नगर में चोर आएगा। वो बंजारन आर्या के घर के पास पेड़ के नीचे अपनी चूड़ियों की गठरी खोलकर बैठ गई। आर्या ने बंजारन को एक नजर देखा और उसके चेहरे में ऐसे उलझ गई जैसे बंजारन ना हो कोई पहेली हो। वैसे ना बंजारन थी बड़ी सुंदर, मटमैला रंग, उस पर नीली आंखें जैसे रेगिस्तान का आकाश हो। अपनी तरफ आर्या को यूं घूरता देख वो बंजारन मुस्कुराई और बोली, मारे को लगे है कुछ चाहिए थारे को। आर्या को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। वो झेपती हुई बोली, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई चूड़ी उड़ी नहीं चाहिए। बंजारन बोली, भाई साहब तनी चूड़ियां चाहिए होती तो चूड़ियों को घूरती, चूड़ी वाली को नहीं। हो तीर तोप तलवार न बरछी, न बंदूक चलाएगा, न बंदूक चलाएगा, न बंदूक चलाएगा। तीर तोप तलवार न बरछी, न बंदूक चलाएगा, न बंदूक चलाएगा। इस नगर से उसे काम नहीं, इस नगर से उसे काम नहीं। वो तुझे उठा ले जाएगा, चोर आएगा।
बाद तो जोशी के तोते की तरह वो बंजारन आर्या को उसी के दिल का हाल सुनाने लगी। बोली, मैं खूब जानू थारा मर्ज, रूह को सुकून नहीं, आंखों में आग है, खोया है खुद को तो दिल बेताब है। थारे जैसी एक और मिली थी मारे को, बिंदु नाम था उसका। ये देखो, ये चूड़िया उसी की है। बंजारन के हाथों में लाख की चूड़ियों को आर्या ऐसे छूती है जैसे कोई कहानी के पन्नों के बीच से किरदार को छूता हो। वो बंजारन बोली, ये चूड़िया ना उसकी बर्बादी की कहानी है, सुनोगी? आर्या ने हाँ में सिर हिलाया। तो एक बार की बात है, बिंदु अपनी सहेलियों के साथ अपने घर के बाहर बैठे गप्पे मार रही थी कि तभी उसकी नजर सामने से आते महेंद्र पर पड़ी। महेंद्र अपने कंधों पर मटके लादे उनकी ओर चला आ रहा था और चल भी क्या रहा था, मटकों के वजन से फटे टायर की जैसे लुढ़क रहा था। कभी किसी खंबे से टकराता, कभी किसी पत्थर से। ऐसे ही डोलते डोलते वो बिंदु के घर के बाहर आकर गिर गया। उसका गिरना था कि इन लड़कियों को अपनी टिटोली का शिकार मिल गया। बिंदु ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर खूब मजाक उड़ाया उसका। बेचारा महेंद्र कुछ 17-18 साल का था तब। पहली बार अपने बीमार पिता की मदद करने के लिए यूं मटके बेचने निकला था, पर उसका तो सारा नुकसान ही हो गया। इज्जत गई सो अलग। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। जब बिंदु की आंखें उन आंखों पर पड़ी तो वो अपराध बोध से सहम गई। सबके जाने के बाद उसने उन मटकों को उठाया और रात भर जागकर उनमें से एक बहुत सुंदर घड़ा बनाया। बिंदु की खिड़की से दिखता था महेंद्र का नदी पार बसा घर। जब रात में उसके घर से आती रोशनी दरिया पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो वो रोशनी उस दरिया पर बिंदु के लिए रास्ता बना रही हो। बिंदु की गली से निकला तो उसने उसके रास्ते में वो घड़ा रख दिया। महेंद्र ने घड़ा उठाया और जब रखने वाले को ढूंढा तो अपने घर से झांकते हुए बिंदु को पाया। बिंदु ने अपने दोनों कान हाथों पर रखे थे और उससे माफी मांग रही। उसके बाद ना उन दोनों के कुछ ज्यादा ही घड़े टूट गए। दिन महीने साल बीते, इस सिलसिला यूं ही चलता रहा। फिर एक रोज हुआ यूं कि जैसे ही बिंदु ने महेंद्र से मिलने के लिए अपने घर से बाहर कदम रखा, गुस्से से तिलमिलाते उसके पिता वहां पहुंचे। उन्होंने उसे
खूब मारा और अपने कमरे में बंद कर दिया। बिंदु रोती रही, छटपटाती रही, मचलती रही, महेंद्र की बस एक झलक देखने को। कच्ची मेरी मिट्टी, कच्चा मेरा नाम नहीं, हाँ मैं नाकाम नहीं, मैं नाकाम नहीं। कच्ची आधा होता कच्चा अंजाम नहीं, है कल आम नहीं, हाँ कल आम नहीं। कच्चियाँ तो रखियो ना उम्मीद पार दे, कच्चियाँ तो रखियो ना उम्मीद पार दे। घड़िया घड़िया आवे घड़िया, रात अंधेरे नदी ठाठा मार दे, ठाठा मार दे, ठाठा मार दे। घड़िए घड़िए आने घड़िए। बिंदु कई दिनों तक भूखी प्यासी अपने कमरे में बंद रही। फिर एक दोपहर उसकी खिड़की से उछलता हुआ एक पत्थर आया। वेख चला उस पत्थर से लिपटा था एक खत। उस खत में लिखा था महेंद्र ने, अब है भाग जाने का वक्त। बिंदु भी नादान थी, मजबूर थी, परेशान थी। आज महिवाल बांध ली उसने अपनी गठरी, तोड़ दी उसने शर्म की गठरी, दौड़ पड़ी वो प्रेम की नगरी। आज महिवाल नू, आज महिवाल नू, मेरे सोने महिवाल नू मैं जाना ओ वेख छला पैंदियां ना छड्डे दिल वे, हाँ लेके खेले वे। आज महिवाल नू मैं जाना मिल वे, ए हो दिल वे मैं जाना बिंदु मिल तयशुदा वे, जगह पर पहुंचकर महेंद्र का इंतजार करने लगी। रात ढलती जा रही थी पर महेंद्र के आने का कोई नामो निशान न था। बिंदु का दिल घबराने लगता है। तभी उसे नदी में कुछ बहता हुआ दिखता है। वो तेज धड़कनों और धीमे कदमों के साथ किनारे के पास जाती है। किनारे पर खून से लथपथ महेंद्र की लाश थी। यार नू मिली है अज, यार नू मिली है अज लाश यार दे, यार नू मिली है अज लाश यार दे। कातबे तकदीर की कलम एक बार फिर मिलन लिखने से पहले ही टूट गई। बिंदु अपने महेंद्र को नजर भर देख पाती कि तभी उसके पिता गांव के कुछ लोगों के साथ वहां आ गए और उसे घसीटते हुए ले जाने लगे। बिंदु सिर्फ महेंद्र को एक बार छूना चाहती थी, पर प्यार को बढ़ते कदमों से कई गुना ज्यादा मजबूत होते हैं उन्हें तोड़ते हाथ। फिर क्या हुआ? आर्या ने अपने बचे कुचे शब्द बटोर कर कहा। बंजारन बोली, फिर क्या, वही हुआ जो होता आया है। बिंदु के पिता को बेटी के आंसू मंजूर थे, पर जात बहार उसकी शादी नहीं। उन्होंने उसकी शादी मुख्तियार से करवा दी। इस मुख्तियार का ना कोई मेल न था, ना बिंदु से, ना महेंद्र से, ना वो रूप में अच्छा था, ना गुण में अच्छा था। ये पिता भी ना बड़े अजीब होते हैं। उम्र भर तो इनको अपनी बेटियां परियों सी लगती है, और जब इन परियों को पंख देने की बारी आती है तो ये समाज के डर से उनका चलना भी दुश्वार कर देते हैं।
आर्या ने बोला, पर बिंदु को कुछ तो करना चाहिए था, ऐसे कैसे किसी भी खूंटे से बंध गई? बंजारन बोली, भाई साहब, बंधे तो ना हम सब होते हैं, बस खूंटे दिखते नहीं सबके। कुछ दिन मुख्तियार के साथ रहने के बाद बिंदु को यह समझ आया कि वो भी उसी की तरह हालातों को मारा है। उसकी भी ना अपनी ही एक कहानी है। बोलो, सुनोगी? आर्या ने फिर एक बार धीमे से हाँ में सिर हिलाया। तो एक रोज हुआ यूं कि मुख्तियार का बाप अपने खेतों में काम कर रहा था। उस रोज बहुत तेज धूप थी, पर बावजूद उसके वो बेचारा सुबह से भूखा प्यासा अपने कंधों पर हल लिए खेत जोत रहा था। किसी जमाने में उसके पास 4 बैल हुआ करते थे, पर अब तो हाल ये थे कि कर्ज के कारण ना उसके पास बैल थे और ना ही अपने पुरखों की वो जमीन। वो अपने ही खेत में महज मजदूर बनकर रह गया था। कभी कभी तो उसे ऐसा लगता जैसे वो अपनी ही माँ की गोद में सौतेला हो गया हो। रहना हो रहना, रहना रहना हो रहना, हो रहना रहना ना, देश बिराना, देश बिराना, देश बिराना, देश बिराना हो रहना। उस दिन हल चलाते चलाते उसके बाप को चक्कर आने लगे। पसीने से उसका माथा भीगाया, सीने में तेज दर्द उठा और वो लड़खड़ा कर हल पर गिर गया। हल उसकी छाती के पार हो गया। यह संसार काट के बाड़े, यह संसार काट के बाड़े, उलझ पुलझ मार जाना, उलझ पुलझ मर जाना हो रहना, रहना नहीं देश बिराना। अपने बाप की बात गृहस्थी की सारी जिम्मेदारी मुख्तियार पर आ गई थी। वो अपने परदादा दादा सबको जमींदारी की चक्की में घुन की तरफ पिसता हुआ देख चुका था, और अब अपने बाप की ये दुर्गति देखकर उसके कदम खेतों की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहे थे। मजबूरन उसने एक फैक्ट्री में मजदूरी करना शुरू किया। यह संसार काट के बाड़े, यह संसार कागज की कश्ती, बूंद पड़े, बूंद पड़े धुल जाना, रहना हो रहना। खेत हो या फैक्ट्री, 2 रोटी के लिए गरीब को सब नचाते हैं। मुख्तियार 17-18 घंटे काम करता और उन 18 घंटों के उसे महज 50 रुपए मिलते मजदूरी में। इतने से पैसों में वो और बिंदु जैसे तैसे अपना गुजारा चलाते। यह संसार, यह संसार पातवर डाले, यह संसार पातवर डाले, झोंक लगे उड़ जाना,
इम्तिहान शायद बिंदु के ही हिस्से में लिखे थे। एक रोज मुख्तियार जब घर लौटा तो उसे खून की उल्टियां होने लगी। डॉक्टर को दिखाने के पर पता चला कि उसे फेफड़ों का कैंसर है। यह संसार झाड़वर झांकर, यह संसार झाड़वर झांकर, आग लगे, आग लगे बाहर जाना हो, रहना ना देश बिराए, देश बिराए। बिंदु तन मन से मुख्तियार की सेवा में लग गई। रोजमर्रा के काम के लिए वो घर घर जाकर बर्तन मांजती। उसकी सास भी पैसे दो पैसे के लिए मोल के काम किया करती। और मुख्तियार वो बेचारा पड़ा पड़ा बिस्तर पर बेबसी से इन दोनों की यह हालत देखता रहता। गमावाला चरखा, चरखा, गमावाला चरखा, गमावाला चरखा, गमावाला चरखा ते दुखां दियां पूणियां मैं जो चुकती जावां ते हुण पईयां दुनिया। बिंदु को अक्सर मुख्तियार में महेंद्र दिखता। महेंद्र के साथ बिंदु भी दिल दिल में रही थी। अपने प्यार को दोबारा खोने का एहसास मार रहा था उसे। सोने चरखे दे मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवेदा। सोने चरखे दे मिठी मिठी कूक, माया मैनू याद आवेदा। मेरे दिल विचों, मेरे दिल विचों उठदी आ कूक, माया मैनू याद आवेदा। सुन चरखे दे मिठी मिठी कूक। बीमारी ना बड़ी निर्दयी होती है। वो नहीं देखती कि आपका इलाज में कितना पैसा लगा है। उसे अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं होता। वो तो सबको बराबरी से जकड़ती है। धीरे धीरे कैंसर ने मुख्तियार के पूरे शरीर को सड़ा दिया। और एक रोज आदमी के नाम पर बचे उस हड्डी के ढांचे से वो आखिरी सांसें भी चली गई। कहत कबीरा, कहत कबीरा, 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 कहत कबीरा, कहत कबीरा, सुनो भाई साधो, सुनो भाई साधो। कहत कबीरा, सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना, सतगुरु नाम ठिकाना। रहना हो, रहना, रहना नाई देश बिराए, देश बिराए। अधूरे प्रेम से ज्यादा दुखद होता है मुकम्मल प्रेम का अधूरा अंत। महेंद्र के बाद और अब मुख्तियार के बाद बिंदु की हालत बहुत ही ज्यादा निर्दयी हो गई। उसके लिए मुश्किलें बढ़ती ही गई। जिंदगी उसके लिए बहुत कठिन हो गई थी।
उसके माली हालात तो पहले से खराब थे और अब वो जज्बाती तौर पर भी कमजोर पड़ने लगी थी। फिर एक रोज उसके गांव में कुछ लोग आए, बदन पर खादी वर्दी, माथे पर काली पट्टी और कंधे पर बंदूक के लिए। उनमें से कुछ लोग बिंदु के घर गए और उसे तरह तरह की इनकलाबी कहानियां सुनाने लगे, जैसे बंगाल में हुए उस आंदोलन के बारे में जहां पर गरीब और शोषित किसानों ने जमींदारों के खिलाफ युद्ध करके उनके रावण राज्य को खत्म किया था। वो उसे कहने लगे कि किस तरह आजादी के इतने सालों बाद भी गरीबों का हाल वैसा की वैसा है। पर ये सारी बातें बिंदु की कुछ समझ नहीं आ रही थी। उसे इन बातों का संदर्भ बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर उनमें से एक दुबली पतली औरत आगे आई। सांवले रंग की इस औरत ने बिंदु के कंधों पर हाथ रखा और बोली, बिंदु, तुम्हें पता है तुम्हारे मुख्तियार की मौत कैसे हुई? इन सब बातों में अचानक अपने मुख्तियार का नाम सुन बिंदु सकपका गई। फिर वो औरत बोली, तुम्हारे मुख्तियार की मौत ना, और उसकी वो बीमारी कोई इत्तेफाक नहीं थी। उसे मारा गया है। उसकी फैक्ट्री मालिक ने की है उसकी हत्या। हो गई है, हो गई है, हो गई है, हो गई है, पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है, पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। हो गई है, पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। मुख्तियार जिस फैक्ट्री में काम करता था वहां एक दवा बनती थी। दवा तो क्या थी, हलाहल से भी ज्यादा खतरनाक एक जहर था। उसे बनाने के लिए वहां के मजदूरों को दिन रात भयंकर रसायनों में काम करना पड़ता था, वो भी किसी बचाव या सुरक्षा के। उनसे उन मजदूरों को तरह तरह के रोग होने लगे। किसी की चमड़ी गल गई, किसी के पूरे शरीर पर फफूंद पड़ गया। श्वास नली में उन रसायनों की गंध जाने से वहां की अधिकतर मजदूर कैंसर का शिकार हो गए। जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी वहां। उस औरत ने बड़ी हमदर्दी के साथ बिंदु का हाथ पकड़ा और बोली, मेरे पति भी तुम्हारे पति की तरह उस फैक्ट्री में काम करते थे। उनको हुई उस घिनौनी बीमारी को मैंने किस्मत समझ लिया था, पर इन लोगों ने मुझे बताया वो किस्मत नहीं थी, बदनीयत थी, कीटनाशक बनाने वाले उस धन्ना सेठ की। आज ये दीवार, आज ये दीवार, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन ठीक ये, शर्त लेकिन ठीक ये, बुनियाद हिलनी चाहिए। हो गई है, हो गई है, पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए। बाईसा, आपको पता है हमारे देश में कीटनाशक को क्रांति की तरह लाया गया।
सबने किसानों से कहा कि अगर इसका इस्तेमाल नहीं किया तो देश भूखा मर जाएगा। पर दवा के नाम पर बिकने वाले उस जहर ने सब कुछ खत्म कर दिया। वो खेत में मिला तो खेत की प्राकृतिक उपज गई, वो पानी में मिला तो पानी जहर हुआ। हमारे पंजाब के कृषि प्रधान क्षेत्रों में तो हाल ये है कि वहां उसे इस्तेमाल करने वाले किसान और आसपास रहने वाले लोगों में कैंसर इतना बढ़ गया है कि वहां कैंसर के मजदूरों के लिए एक पूरी ट्रेन चलती है। पर इन सब के बावजूद नेता, अधिकारी, सरकार सब चुप है। कोई इसकी बिक्री या उत्पादन पर रोक नहीं लगाता। हर सड़क पर हर गली में, हर सड़क पर हर गली में, हर नगर हर गांव में, हर सड़क पर हर गली में, हर गली हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश जलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश जलनी चाहिए। हो गई है पीड़ पर्वत से पिघलनी चाहिए। उन लोगों में से एक आदमी आगे आया। उसने बिंदु से कहा, बहन, हमने उस फैक्ट्री मालिक से बहुत मिन्नतें की कि वो बीमार हुए मजदूरों के इलाज की मदद करे, और वो भी न सही तो जो मजदूर काम कर रहे हैं कम से कम उनकी सुरक्षा का तो इंतजाम करे। पर बहरों के कानों में बिना धमाकों की आवाज नहीं होती। सिर्फ हंगामा, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हो गई है पीड़ पर्वत से पिघलनी चाहिए। हो गई है जिनके पेट खाली होते हैं ना, उन्हें सपने दिखाना सबसे आसान काम होता है। ये लोग गांव-गांव में घूमकर हालात के मारे लोगों को अपने गिरोह में शामिल करते, किसी से मारते, किसी को मारते, किसी को धमकाते और किसी को जज्बातों की जाल में फंसाते। फिर ये लोग उन लोगों से दंगे करवाते, हड़तालें करवाते और उनको बंद करने की एवज में मोटी रकमें वसूलते। सरकारों, अमीरों और इन तथाकथित क्रांतिकारियों की इस जंग में हारता तो सिर्फ गरीब है। और भाई साहब, हर गलत एक समय सही होता है। जब सरकारें सो जाती है, जब कानून बिक जाता है, गरीब को ही गरीब की लड़ाई लड़नी पड़ती है। उन लोगों में से उस आदमी ने फिर से कहा, बहन, जिंदा कौमें ना 5 साल इंतजार नहीं करती। बोलो, दोगी हमारा साथ? मेरे सीने में, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं
अब ना उस बंजारन ने अंगड़ाई ली, ढलते सूरज को देखा और अपना सामान बांधने लगी। आर्या झटपटाई, अरे ओ कहानी का अंत तो बता कर जा। वो बोली, भाई साहब, कोई गरीब को रोटी कपड़ा मकान के साथ इंसाफ दे तो वो मना कर सकता है? सुना है बिंदु और उसके साथियों ने आज उस फैक्ट्री मालिक का कत्ल कर भी दिया जब उसका पूरा परिवार शादी में था। आर्या की धड़कनें तेज हो गई। उसने उस फैक्ट्री मालिक का नाम पूछा। बंजारन बोली, भाई साहब, आपको ना वो नाम बड़ा पसंद है, आपके बड़े करीब है वो नाम। पुनीत, अपने पति का नाम यूं सुनकर आर्या घबराई, उसकी खौफ से आंखें बंद हो गई। जब आंखें खोली तो बंजारन गायब थी। वो भागकर अपने घर गई, पुनीत को कॉल किया। उसकी घंटी उसके कमरे से बजी। वो धीमे कदमों के साथ डरते डरते उसके कमरे में गई। उसने देखा कि उसके कमरे में बिस्तर पर पुनीत बैठा बैठा काम कर रहा है। वो वापस पेड़ के नीचे गई, चौकीदार से पूछा बंजारन के बारे में। चौकीदार बोला, मेम साहब, इधर तो कोई बंजारन थी नहीं, आप तो अकेली बैठी थी कब से।